हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारे धातु और अधातुओं के बारे में। ठीक है, तो आपका जो थर्ड टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, इसके बाद पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, और फिर आता है आपका धातु और अधातु। ठीक है, तो हमने पदार्थ के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। धातु अधातु की भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब केवल वही मैटर यहाँ पर बचा है जो रह गया है। ठीक है, जैसे हमने धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है और आपको बता दिया है कि कितनी धातुएं होती हैं, कितनी अधातुएं होती हैं। फिर आपको जो आपकी आवर्त सारणी है इसका पूरा इतिहास बता दिया है। तो जिसने इससे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले उन्हें जा कर के आप देख लें, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे लेक्चर से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अधातु और उनके यौगिक। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने कुछ अधातुओं की यौगिक पढ़े थे। तो आपको बताया था जो अधातुओं की संख्या है वर्तमान आवर्त सारणी में कितनी मानी गई है, 22 मानी गई है। इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आपकी ठोस अधातुएं होती हैं, दूसरी होती हैं गैस अधातुएं, और एकमात्र द्रव अधातु होती है जो है आपकी ब्रोमीन। तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने अधातुओं के यौगिक में जो आपकी अधातुएं होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के समस्थान कितने होते हैं, इसके बाद भारी जल क्या कहलाता है। तो केवल हम यहाँ पर वही डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ करके बनते हैं। ठीक है, वैसे तो एक ही आप अधातु के बारे में पढ़ेंगे तो 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे केवल हाइड्रोजन के बारे में। और यदि आप बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th क्लास की बुक देखेंगे आपके केमिस्ट्री की, तो उसमें सारी अधातुएं बहुत डिटेल से दी गई हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतना सारा नहीं पढ़ना। एक हमारे पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, हमें ये आना चाहिए कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, वैसे हम पढ़ते कुछ हैं और आता कुछ है तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी अधातुएं हैं, तो कुछ अधातुएं हो चुकी थी, जैसे नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया था। नाइट्रोजन की यौगिक कौन कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस क्या कहलाती है, आपका अम्लराज क्या होता है, किन दो अम्लों से मिलकर के बना होता है। तो ये हमने देख ली थी। एक अधातु हमारी रह गई थी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वो है आपकी ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो कभी भी आप ऑक्सीजन को इस तरीके से लिखा नहीं देखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो हमेशा O2 के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो वो होता है O2। तो यहाँ पर 2 कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, तो यही आपका ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन में इसके यौगिक पढ़ेंगे, ओजोन क्या होता है, क्योंकि ओजोन से हर शिफ्ट में पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था। तो सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसके बाद आपका सल्फर, इसके बाद आपका सेलेनियम, नेक्स्ट है आपका टेल्यूरियम, इसके बाद है पोलोनियम। इनको आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि किस वर्ग में कौन से तत्वों को रखा गया है। तो ये वर्ग 16 के तत्व हैं। कौन कौन से आपके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ O बताया गया है। इसके बाद सल्फर S हो जाएगा। आपके सेलेनियम जो होता है SE से इसे डिनोट करते हैं। टेल्यूरियम का TE होता है। पोलोनियम का आपका PO होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ये किस वर्ग के सदस्य हैं आपके, 16। इससे पहले हमने नाइट्रोजन वाला वर्ग देखा था। नाइट्रोजन का जो होता है वो वर्ग कौन सा होता है, 15 वर्ग होता है। ठीक है, तो जो पहला सदस्य होता है उसी वर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। तो समूह 15 को नाइट्रोजन वर्ग कहेंगे, समूह 16 को ऑक्सीजन वर्ग कहेंगे। इसके बाद अगला जो वर्ग आएगा समूह 17, उसको हैलोजन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि हैलोजन वर्ग किस समूह को कहते हैं, तो समूह 17 को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समूह 16 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ग इसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन कौन से तत्व इस समूह में आते हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जो समस्थानिक हैं वो किस तत्व के हैं, तो वो पोलोनियम के हैं, लगभग 27। ठीक है,
और यह पहला तत्व है मानव के द्वारा निर्मित, मतलब कृत्रिम तत्व माना जाता है। तो इन सभी को किस में रखा गया है? आवर्त सारणी के वर्ग 16 में रखा गया है। इन तत्वों को सम्मिलित रूप से कैल्कोजन कहते हैं। एक होते हैं हैलोजन तत्व, हैलोजन आपके समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, जबकि कैल्कोजन तत्व आपके समूह 16 के तत्व कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। कैल्कोजन नहीं है, ऑप्शन देगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो जितने भी ये हैं आपके, ये सभी कैल्कोजन कहलाते हैं, ठीक है। अब अयस्क बनाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? कैल्कोजन, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं, इस कारण से इनको कैल्कोजन कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्वों में जो ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन को छोड़कर सभी जो तत्व हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो आपकी ऑक्सीजन है वो किस अवस्था में होती है? गैस फॉर्म में होती है, गैस अवस्था में होती है। नेक्स्ट है वर्ग 16 के तत्वों में जो पोलोनियम है, रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाता है, और आवर्त सारणी के सभी तत्वों में पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक हैं, और वो कितनी है? 27 है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका विस्तार वायुमंडल में कहाँ तक पाया जाता है? तो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके बाद आपका जो है अन्य गैस की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट गैसें हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने सन 1772 में की थी। अब जो ऑक्सीजन होती है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये स्वयं नहीं जलती बल्कि जलने में सहायता प्रदान करती है। तो पूछ लेता है कि यह कैसी गैस है? तो यह एक रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती, अर्थात ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और वायु से भारी गैस होती है। और जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप आग जलाते हैं तो उसमें एक नीली लौ टाइप की दिखाई देती है, तो वही आपकी क्या होती है? O2, जो जलने में सहायता करती है। यह गैस स्वयं जलती नहीं है परंतु जलने में सहायक है। तो आप कमेंट्स में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं आग बुझाने के काम आने वाली जो गैस है वो कौन सी है, या अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की प्रकृति अणुचुंबकीय होती है। इसके अणु द्विपरमाणविक होते हैं। तो ये अणुचुंबकीय क्या होता है? प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? तो जब हम चुंबक पढ़ेंगे वहाँ पर ये बता देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, क्योंकि जो मानव होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो है पेड़ पौधों की प्राणदायिनी गैस कौन सी है? तो पेड़ पौधों के लिए CO2 प्राणदायिनी गैस है, जबकि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है। नेक्स्ट है आयतन के विचार से वायु में लगभग 20.29% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। प्रयोगशाला में, हाँ पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है? तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 375 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करके बनाई जाती है। तो किस किस के मिश्रण से बनती है? एक तो पोटेशियम क्लोरेट, सूत्र होता है KClO3, और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 375 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करने से ऑक्सीजन गैस बनती है। कृत्रिम श्वसन में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग होता है। अब ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सभी को पता है कितनी होती है? 8 होती है। तो ये तो आपकी परमाणु संख्या होती है, और इसका जो परमाणु भार है वो 16 होता है। फिर एक होता है 8017 और एक होता है 8018, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक होते हैं। इसके बाद मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी कौन सा है आपका? तो ऑक्सीजन ही होता है, लगभग 65% के आसपास। अभी हम देखेंगे कि आपके मानव शरीर में तत्वों की मात्रा कैसे होती। नेक्स्ट है ओजोन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन का यह एक अपरूप माना जाता है। तो आपसे कहेगा ऑक्सीजन का अपरूप है, तो वो क्या है? ओजोन है। और इसका अणु कैसा होता है? त्रिपरमाणविक होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की 3 परमाणु जुड़े होते हैं। इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट है ओजोन जो गैस है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, इनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है और समुद्र तल से
कहाँ से? समुद्र के तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता कितनी होती है? अधिकतम होती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तो पूछते हैं कि चांदी की चमक को काला कर देती है कौन सी गैस? ओजोन गैस। और हमने ये संक्षारण में भी पढ़ा है कि चांदी को यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। किसका उदाहरण है? तो आपके संक्षारण का। और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो इस पर हम लेप करके, ग्रीस लगा करके या सदलेपन करके रोकते हैं। ठीक है। अब ओजोन के उपयोग देख लेते हैं। तो ओजोन का उपयोग आपके कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जल को साफ और शुद्ध करने में, हवा को शुद्ध करने, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने और कृत्रिम रेशम बनाने में। अब ओजोन के बारे में डीप हम कहाँ पढ़ेंगे? तो आपकी जब ओजोन और ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। एक आपका टॉपिक पूरा का पूरा दिया है पर्यावरण। तो पर्यावरण में हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। अब देखते हैं हैलोजन। आपका ए हो गए आपके अधातु जो होते हैं और उनके आपके यौगिक। अब हैलोजन जो है आपका जो वर्ग 17 है वो क्या कहलाता है? हैलोजन वर्ग कहलाता है। तो वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन। अब ये हैलोजन कहलाते क्या है? तो हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। तो इसमें आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हैलोजन। तो आपको सभी के संकेत भी याद रखने हैं क्योंकि आपका जो अगला टॉपिक है अणु परमाणु के बाद तत्व, यौगिक और मिश्रण जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक दिया है रासायनिक संकेत और सूत्र। तो संकेत आपको सबके याद रखने हैं, इनसे सूत्र कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे अणु परमाणु को पढ़ने के बाद, या फिर इससे नेक्स्ट क्लास में ही हम आपके रासायनिक सूत्र संकेत करा देंगे। ठीक है। अब हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। और कौन कौन से हैं हैलोजन? तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है या हैलोजन है। नेक्स्ट है हैलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग करके, यहाँ संयोग होगा, क्या करते हैं? लवण उत्पन्न करते हैं। और लवण उत्पन्न करने के कारण ही इस समूह को, इस वर्ग को क्या कहा गया है? हैलोजन कहा गया है। हैलोजन तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं, अतः यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। बहुत क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो मुक्त अवस्था में कभी नहीं मिलते, वो संयुक्त स्टेज में पाए जाते हैं। फिर दिया है फ्लोरीन और क्लोरीन गैस जो हैं, जो आपके यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र आपका जो द्रव अधातु है वो है आपकी ब्रोमीन, और ब्रोमीन एक हैलोजन है और समूह 17 का एक तत्व है। तो इतने सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। तो ब्रोमीन केवल ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एवं जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में मिलता है। तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आयोडीन है तो अधातु, और अधातु कैसी होती है? इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन आपकी जो आयोडीन अधातु है वो अपवाद माना जाता है क्योंकि आयोडीन में क्या पाई जाती है? आपकी चमक पाई जाती, चमकदार अधातु है। नेक्स्ट है सभी हैलोजन कैसे होते हैं? रंगीन। इसका कारण यह है कि ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो पूछेंगे हैलोजन होते हैं रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा आपके कैल्कोजन जो है वो रंगहीन होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, लेकिन जो हैलोजन है वो आपकी कैसी है? रंगीन गैस होती है। अब हैलोजन में सभी आ जाएंगे, फ्लोरीन भी रंगीन है, क्लोरीन भी रंगीन है, ब्रोमीन भी रंगीन है, आयोडीन भी रंगीन है और एस्टेटीन भी रंगीन है। ठीक है। आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात धातुई चमक, ही बता चुके हैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? पूरी आवर्त सारणी का, तो वो है आपका फ्लोरीन। पूछेगा आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, इसे कहा जाता है हैलोजन, कैल्कोजन। क्या कहते हैं? तो हैलोजन है। किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 17 का सदस्य है। ठीक है। अब हम देखते हैं आपके एक एक करके गैसें आपके हैलोजन की कौन कौन सी आपकी यहाँ पर तत्व हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का संकेत होता है Cl। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, याद रखेंगे। क्लोरीन हरे पीले रंग की और तीखी दम घोंटने वाली गंध की गैस है। नेक्स्ट है यह बहुत ही विषैली गैस है। यह गले, नाक और फेफड़ों पर गहरा असर करती है। यह गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो वो आपकी क्लोरीन है जो फूलों का रंग
उड़ा देती है तथा चूने के साथ रिएक्शन करके प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें किसकी गंध आती है, तो क्लोरीन की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर से किस गैस की गंध आती है, तो वो आपकी होती है क्लोरीन। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पूछते हैं तो कहाँ किया जाता है, तो एक तो क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में और चीनी को सफ़ेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा चीनी को सफ़ेद करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, नेक्स्ट है आपका तत्व ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव धातु है। समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के कच्छ के रण में पाए जाने वाला ब्रायन ब्रोमीन एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन के उपयोग याद रखना, आंसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों को बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है आपके ब्रोमीन का। तो आप बताएंगे कमेंट्स में कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, लॉफिंग गैस किसे कहती है। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद की दवा के रूप में भी किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट गैस है आयोडीन। आयोडीन एक ठोस अधातु है। कैसी है, अधातु है। यह बैगनी रंग की होती है और इसमें धातुई चमक की अपवाद है। सभी जो अधातुएं हैं वो कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं, चमक नहीं होती। लेकिन एकमात्र अधातु आयोडीन ऐसी है जो चमकदार होती है। मानव शरीर में जो आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। यदि इसकी कमी हो जाती है आयोडीन की तो मनुष्य को घेंगा या थायराइड रोग हो जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं जिससे घेंगा या गलगंड, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, यह बीमारी हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आयोडीन एक जीवाणुनाशी है। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। और पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है उसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लेमिनेरिया किस्म की समुद्री जो घासें होती हैं, यह लेमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है और इसमें आपका आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हुए आपके हैलोजन परिवार के कुछ सदस्य। अब हम देखते हैं हमारा समूह जो 18 है, इसको शून्य समूह कहा जाता है। ठीक है, जीरो ग्रुप इसको कहते हैं और इसमें आपकी अक्रिय गैसें आती हैं। तो देखते हैं अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहले आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 7। अब वो कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, हेना आकर जाना रे। तो हेना में ही से आपका हीलियम, ना से नियॉन, आ से आर्गन, का से क्रिप्टॉन, जाना से जेनॉन और रेडान। अब आप कहेंगे ये तो 6 हुई, फिर 7वीं गैस कौन सी है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है। पूछा जाता है कि जो आपकी वर्तमान में खोजी गई अक्रिय गैस है वो कौन सी है, और जिसका नंबर है 7 तो वो है आपकी ऑगनसंस। कौन सी है, ऑगनसंस। ये आप याद रख लें और इसे OG से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो संख्या कितनी है इनकी, 7 है। नेक्स्ट है, कभी भी आपको 8 ऑप्शन नहीं लगाना क्योंकि आपके जो वर्ग हैं, आपके जो रो की संख्या है वो 7 ही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रो और इनकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 से लेकर के 7 तक। तो ये 7 के 7 वर्ग इसमें भरे हुए हैं। नेक्स्ट है रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो इसका श्रेय लोकेयर, रैमजे और रैले को जाता है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इनको दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। अब एक एक करके हम अक्रिय गैसें और उनके प्रयोग देखते हैं क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर होगा। हर शिफ्ट में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हीलियम, संकेत होता है He। हमारे आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व जो आपके अक्रिय गैसों में आता है वो होता है आपका हीलियम। तो हमने जब आवर्त सारणी बताई थी तो आपको बताया था कि आपकी आवर्त सारणी का पहला जो तत्व होता है हर रो का, वो कौन सा होता है आपका, तो वो तो धातुएं होती हैं।
कौन सी क्षार धातुएं, और अंतिम जो वर्ग होता है वो क्या होते हैं, आपके अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट है हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है और यह ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो आप कहेंगे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। अब हीलियम की खोज पूछता है तो किसने की थी, फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने इसकी खोज की थी। किसने, फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। अब देखते हैं हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुमंडल को ऊपर उठाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपकी हीलियम होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे हाइड्रोजन सबसे हल्की या सबसे हल्का तत्व माना जाता है, इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस भरकर उसे छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होता है। तो पूछता है कि गोताखोरों द्वारा किन दो गैसों के मिश्रण को वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है हीलियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अस्पतालों में दमा के लोगों को कृत्रिम श्वास के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन, बैलून में किस गैस का प्रयोग होता है, हीलियम, गोताखोरों द्वारा हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण, और कृत्रिम श्वास के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अक्रिय गैस है आपकी नियॉन, संकेत होता है Ne। नियॉन का उपयोग कहाँ होता है, तो स्फुरदीप्ति बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में। आपने किसी भी दुकान पर देखा होगा रात्रि के समय में कुछ विज्ञापन टाइप के लगे रहते हैं और वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आपकी अक्रिय गैस नियॉन भरी होती है। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। नियॉन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गन गैस। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो वो आपकी आर्गन है। ये प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मिलती है। संकेत होता है आपका Ar। ऑर्गन की खोज किसने की थी, रैमजे ने की थी। ऑर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, विद्युत बल्बों में किस अक्रिय गैस को भरा जाता है, तो वो आपकी ऑर्गन होती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। अब ऑर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं और मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। तो आर्क वेल्डिंग में किसका प्रयोग होगा आपके, तो वो होता है ऑर्गन गैस का। नेक्स्ट है आपकी जेनॉन। इसका संकेत याद रखेंगे, पिछली बार केवल संकेत पूछा गया था। तो जीनॉन का संकेत होता है Xe और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला आपका जो है अधातु तत्व कौन सा है। नेक्स्ट है रेडॉन। रेडॉन का संकेत होता है Rn। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। तो इतनी आपको ये अक्रिय गैस हैं और उनकी जानकारी याद रखनी है। अब देखते हैं सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। तो सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। प्रतिशत याद रखेंगे 65.0%। पूछेगा मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन के बाद, तो वो है कार्बन। कितना है, 18.0%। इसके बाद तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन 10.0%। फिर है आपका नाइट्रोजन 3.0%। फिर है कैल्शियम 2.0%। फिर है फास्फोरस 1.0%। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, या गैस कहते हैं, गैस कौन सी है, तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग 78.21%। अब देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और उनका प्रतिशत। यहाँ हमने तत्व की बात की है और उनका प्रतिशत। तो सबसे अधिक जो है पृथ्वी पर पाया जाता है वो भी आपका ऑक्सीजन ही है,
46.60%। फिर है सिलिकॉन 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा 5% पाया जाता है। इसके बाद कैल्शियम 3.6%। सोडियम 2.83%। हाइड्रोजन 0.14%। ठीक है, तो ये तत्व कुछ याद रखेंगे। अब देखते हैं धातु और उनसे बनने वाले कुछ विविध तत्व। कौन सी धातु सबसे भारी है, कौन सी धातु सबसे छोटी है, आशा धातु कौन सी कहलाती है। इसके बाद अन्य जो आपके फैक्ट निकल करके आते हैं, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। आपके यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा आपका एस ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन सा है, डी ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन सा है, अंतिम तत्व कौन सा है, या फिर कहेगा वर्ग 16 का प्रथम तत्व कौन सा है, वर्ग 15 का प्रथम तत्व कौन सा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपकी आवर्त सारणी से बनते हैं, तो आपको थोड़ी सी आवर्त सारणी को गौर से एक बार नज़र डालनी है और सारी चीज़ें दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है आपकी लिथियम, जो आपका पहला वर्ग है उसी वर्ग की है। हाइड्रोजन के बाद आपकी आती है लिथियम, तो लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है और यह सबसे प्रबल अपचायक भी है। इसका संकेत होता है Li। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वो है ऑस्मियम, OS इसका संकेत है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वो है आपकी क्रोमियम, Cr। सबसे मजबूत धातु कौन सी है, तो वो है आपकी टंगस्टन, इसका संकेत पूछ लिया जाता है तो W होता है। नेक्स्ट सबसे महंगी धातु होती है पैलेडियम, संकेत होता है Pd। इसका प्रयोग जो है पैलेडियम का वाहनों वगैरह में किया जाता है, वायुयानों में। नेक्स्ट है आशा धातु यूरेनियम है, यूरेनियम यू होगा इसका संकेत। ठीक, नेक्स्ट है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है आपकी पोटेशियम, के है। फिर इनके घटता क्रम दिया गया, सबसे अधिक पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील आपकी सोना होती है, गोल्ड होती है, मतलब जो सबसे कम रिएक्ट करती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो वो आपका ऑस्मियम माना जाता है। अब दिया है धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो स्वर्ण या सोने को कहा जाता है, संकेत होता है Au। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम अर्थात Pt को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्विक सिल्वर क्या है, तो आपका पारा जो मरकरी है, जो एकमात्र आपकी द्रव धातु है। नेक्स्ट है झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं, तो अब आपको अक्रिय गैसों में नहीं ले जाना, ये उत्कृष्ट जो धातुएं हैं, मतलब जो जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है, वो है गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर अर्थात चांदी, और मरकरी। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, केवल एक पूछता है तो आपको बता देना है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपकी गोल्ड होती है, अर्थात सोना होती है। इसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और आघात वर्धनीयता क्या होती है, इसको खींच करके पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। और आपको बताया था कि आपके 1 ग्राम सोने से 1 किलो, मतलब 1 कैरेट करके था, तो इससे 1 किलोमीटर लंबी चादर बनाई जा सकती है। इसके बाद दूसरी सबसे अधिक आघात वर्धनीय आपकी धातु होती है, वो है सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक, मतलब वो आपका चांदी होता है। इसके बाद आपका तांबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व निकेल है। तो पृथ्वी की संरचना में हम पढ़ेंगे भूपर्पटी क्या होती है, नीफे क्या होता है, सीमा क्या होता है, सियाल क्या होता है। ठीक है, अभी याद रखेंगे आपका जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसमें सबसे अधिक निकेल, और दूसरा पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व लोहा है। नेक्स्ट है चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में। तो क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी सोना, चांदी तो याद ही रखना है। इसके बाद तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ। एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, पारा, Hg है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु वो आपकी ब्रोमीन है, Br। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, K है, इसका संकेत। भविष्य का ईंधन, ईंधन कहता है तो हाइड्रोजन, H। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होता है कार्बन, और ऐसा बताया गया है कि जो कार्बन है वो लगभग 60 वर्षों बाद खत्म हो जाएगा, तो इसकी पूर्ति जो है वो कौन सा तत्व करने वाला है, हाइड्रोजन। इस कारण से इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। लेकिन भविष्य की धातु यदि कहता है तो वो टाइटेनियम है, जिसका संकेत होता है Ti। नेक्स्ट है सबसे चमकदार धातु, वो है प्लेटिनम, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, Pt। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, अभी आपको बताया। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है।
भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट है मिश्र धातुएं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कह दिया पीतल किन दो अवयवी घटकों का मिश्रण है, तो मिश्र धातु क्या कहलाती है, एलोस क्या कहलाती है, तो किसी धातु का किसी अन्य धातु से या फिर किसी अधातु के साथ में जो मिश्रण बनता है वही मिश्र धातु कहलाती है। और मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी हैं। जैसे पीतल, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, मतलब जो पीतल होता है यह किन्हीं दो तत्वों से मिलकर के बना होगा, तो वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो पीतल है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। इनका परसेंटेज याद रखना है आपको। तो कॉपर का 70% और जिंक का 60% मिलकर के लगभग में है ये, ठीक है, क्या बनाता है आपका पीतल। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो कॉपर और जिंक के अलग अलग प्रयोग थे, लेकिन जब ये दोनों ही घटक मिल करके आपकी पीतल मिश्र धातु बनाते हैं तो इस पीतल का उपयोग फिर कहाँ होता है, बर्तन बनाने में होता है। तो इसकी ट्रिक एक होती है ऐसा करके पिताजी करके, क्या होती है, पिताजी। तो यहाँ पर पी से तो हो जाएगा आपका पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, ठीक है, मतलब जिसे कॉपर कहते हैं, कॉपर, और यहाँ जिंक, ठीक है, जेड जिंक। फिर इनका परसेंट आप याद रखेंगे 70 और 60। नेक्स्ट है कांसा। कांसे का जो घटक है वो है, कांसा जो है वो कॉपर और टिन, SN होता है टिन का संकेत, इससे मिलकर बना होता है। और 90 और 10 का इनका परसेंट होता है। और कांसे का प्रयोग फिर कहाँ होता है, तो सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण है। इसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल 20% होता है। और आपके जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ होता है, तो बर्तन बनाने में। नेक्स्ट है आपका रोल्ड गोल्ड, जिसे कृत्रिम सोना कहते हैं। तो यह कॉपर और एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, रोल्ड गोल्ड का परसेंटेज पूछा था कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो कॉपर 90% होता है, एल्यूमिनियम 10%। और रोल्ड गोल्ड जो होता है इससे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल में आपका कॉपर, जिंक और टिन होता है। कॉपर का 90%, जिंक 2% और टिन होता है 8%। और गन मेटल का प्रयोग तोप, गियर और वायरिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल में जो है वो कॉपर, जिंक और आयरन होता है। कॉपर 60%, जिंक 38% और आपका जो आयरन है वो 2% होता है। और डेल्टा मेटल का प्रयोग जो है वो जहाज के पंखे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मुंज मेटल। मुंज मेटल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसमें कॉपर 60% और जिंक होता है 40%। और मुंज मेटल का प्रयोग सिक्के बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है आपका डच मेटल। डच मेटल भी आपके कॉपर, जिंक का मिश्रण है। परसेंट याद रखेंगे 80 और 20, इनको रट लें, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। डच मेटल का उपयोग भी सस्ते आभूषणों में किया जाता है, रोल्ड गोल्ड की भांति। नेक्स्ट है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु क्या है, तो इससे कॉपर, टिन और आपके फास्फोरस से बनी होती है। इसमें कॉपर 95%, टिन 4% और फास्फोरस 1% होता है। और मुद्रा धातु से मुद्राएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील है इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। इसमें आयरन होता है 73%, कार्बन होता है क्रोमियम 18%, निकल 8% और कार्बन होता है 1%। और स्टेनलेस स्टील से मोटरसाइकिल तथा बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम स्टील। क्रोमियम में आपका क्रोमियम होगा, कार्बन और आयरन। तो क्रोमियम 2.4%, आपका कार्बन 1.5% और आयरन सबसे अधिक होता है 90 से 95% तक। तो क्रोमियम स्टील से आपके औजार और मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मतलब मिश्र धातुओं से बनते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इसके अलावा आप और भी मिश्र धातुएं पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी मिश्र धातुएं दी गई होती हैं, तो वो वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आप कोई अच्छी सी ट्रिक बनाकर भी इनको याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना है, जैसे एक पूछता है जो तिजोरियाँ होती हैं या रेल की पटरियाँ होती हैं या कूटने और पीसने वाली मशीनें होती हैं, ये किससे बनी होती हैं, तो मैंगनीज स्टील आप याद रखेंगे। मैंगनीज स्टील, कौन सा, मैंगनीज स्टील जो होता है इसमें मैंगनीज 14% और आयरन होता है 80 से 85%। इससे क्या बनाए जाते हैं, तो तिजोरियाँ, रेल की पटरियाँ और कूटने और पीसने की मशीनें इससे बनाई जाती हैं, ठीक है।
तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में या तो हम रासायनिक सूत्र और संकेत पढ़ लेंगे या फिर अणु परमाणु वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अणु परमाणु थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इससे पहले हम हमारे रासायनिक सूत्र और संकेत याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही है रासायनिक सूत्र और संकेत से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनसे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा अणु परमाणु वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।